हेलो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे नोटबुक आई चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होगे। अगर आप हमें डेली फॉलो करते हैं तो आपको पता है हम सुबह 6 बजे आते हैं और डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज की सीरीज़ में भी हम लेकर आए हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनको हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। मतलब बहुत सारे टॉपिक्स तो नहीं, आज 3-4 टॉपिक्स या 5 टॉपिक्स आज होने वाले हैं। उसके साथ क्वेश्चंस भी होने वाले हैं क्योंकि आज हमें और भी क्लासेस रिकॉर्ड करने हैं। जैसे मंथली जो हम कर रहे थे मई और अप्रैल महीने का, उसको भी आज हम ख़त्म कर देंगे। 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, 3rd पार्ट आज आपका रिकॉर्ड होकर कल आपको मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें हम अच्छे से आज कवर करने वाले हैं और जो भी चीज़ें मैं पढ़ाने वाली हूँ थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। वैसे कल यूपीएससी का मतलब आज यूपीएससी का पेपर है, तो सब लोग पेपर देने जाएंगे करंट अफेयर्स, तो शायद ही कोई देखेगा। हो सकता है कि कोई जाते जाते यूट्यूब लगा करके देख ले, वो तो हो सकता है बाई चांस देख ले, अदरवाइज़ जो नहीं देख रहा है कोई बात नहीं। तो जो भी अच्छे से तैयारी करके जा रहे हैं उनके लिए तो मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक है कि भाई अच्छे से पेपर दे के आइएगा। और जिनकी तैयारी नहीं है फिर भी जा रहे हैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक है, शायद तुक्के आपके लग जाए और आपका भी सिलेक्शन हो जाए। तो जो भी है जैसा भी है मोटिवेटेड होकर जाइएगा, फुल एनर्जी के साथ जाइएगा, क्योंकि अगर हो जाएगा तो आपको पता है लाइफ बदल जाएगी आपकी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आज हमारा पहला आर्टिकल क्या होने वाला है। आपको पता है पहला आर्टिकल हमारा हमेशा ऐसा होता है कि हम आज कौन सा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कभी कभी पढ़ाती हूँ, कभी कभी नहीं पढ़ाती हूँ, बट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक अच्छी खासी पॉपुलेशन को ये वाला जो डे है कवर करता है। और इन चीज़ों को लेकर के गवर्नमेंट भी बहुत सारे काम करती रहती है, कुछ एनजीओज़ भी काम करते रहते हैं, कुछ सामाजिक स्तर पर कोई ग्रुप्स वगैरह होते हैं, सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो लोग भी काम करते रहते हैं। तो हमें इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो नाम क्या है इसका? वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। यहाँ पे क्या है? एल्डर, जो वृद्ध लोग होते हैं, आपको पता है वृद्ध जन जो होते हैं 50-60 साल से ऊपर होते हैं, तो उनके साथ कई बार होता है बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया जाता है। घर में उनको टाइम से खाना ना देना, घर में परेशान करना, घर से बाहर निकाल देना, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो उसी को लेकर के यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हर साल हम 15 जून को मनाते हैं, 15 जून की डेट याद रखिएगा, 15 जून को मनाते हैं। वॉइसेस इट्स अपोजिशन टू द अब्यूज़ एंड सफरिंग इन्फेक्शन टू द सम ऑफ आवर ओल्डर जनरेशन। तो हमारी कुछ ओल्डर जनरेशन है, मतलब वृद्ध लोग जो हमारे हैं, जो आपको खासकर वृद्धाश्रम में देखने को मिलते हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर सफ़र करते हैं। कई बार होता है कि जैसे घर वाले मम्मी पापा हैं बेचारे, उन्होंने पैसे वैसे कमाए, अच्छे से अपने बच्चे को पढ़ाया और फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए भेज दिया। कई बार बच्चे इतने हरामखोर, इतने निकम्मे निकल जाते हैं कि वो वापस ही नहीं आते वहाँ से, बोलते हैं हम आपको पैसे भेजते रहेंगे, आप आराम से घर पर रहिए। तो उनको ये समझना चाहिए कि भाई पेरेंट्स के लिए पैसे कुछ नहीं होते हैं, पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो उनके पास रहें। लेकिन लोग जो है थोड़ा सा ऐसे आराम की ज़िंदगी पाते हैं और अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं, वो लोग वहाँ से आते ही नहीं हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बेचारे वृद्ध मम्मी पापा हैं या कोई होता है कि सिंगल पेरेंट ही बचा है यहाँ पे, उनको अगर उनकी डेथ भी हो जाए तो वो लोग वहाँ से नहीं आते। तो पहला बहुत सारा आजकल सिनेरियो देखने को मिल रहा है, क्योंकि आजकल क्रेज़ हो गया ना आपको बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना है। कोई होता सिटी से बाहर भेजता है, कोई होता है कि एक मतलब कोई स्टेट है उस स्टेट से बाहर भेजते हैं कई बार लोग। और कई बार होता है कि आप मतलब कई बार क्या ज़्यादातर आप देखोगे बड़े शहरों से जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो ज़्यादातर फॉरेन में जाते हैं। आप हरियाणा पंजाब में देखिए, वहाँ पे कनाडा वगैरह में आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो पढ़ने गए हुए हैं, 1-2 साल MBA करते हैं अपना, उसके बाद वहाँ पे वर्क परमिट लेते हैं। कई बार तो लोग आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में ये होता है वो लोग वहीं रहना प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स को हमेशा झेलना पड़ता है यहाँ पे। दूसरा कई बार ये होता है कि मान लीजिए कि मतलब जो उनका मतलब एक ही लड़का है, उन्होंने शादी वादी करके बहू को लेकर के आए और बहू थोड़ी सी हैं तेज़ तर्रार, उनको नहीं रखना है, नहीं रहना है पेरेंट्स के साथ में। तो ऐसा होता है कि उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं या फिर घर में उनके साथ बहुत बुरा बिहेव किया जाता है। तो इन चीज़ों को लेकर के हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सारे काम करती है, सोशल वर्कर्स होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, वो बहुत सारे काम करती हैं, NGO वगैरह होते हैं, वो भी उनके हेल्प के लिए काम करते हैं। तो उसी को यहाँ पर जागरूकता फैलाने के लिए कि भाई पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, आपको पढ़ाते लिखाते हैं, आपको बड़ा करते हैं, तो आपको उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके ही भरोसे होते हैं बाद में और आप ही उनको छोड़ देते हो वृद्धाश्रम में या घर पे, मतलब ऐसी कंडीशन में छोड़ते हो जहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर इस बार की बात करें कि थीम क्या रही है। आपको पता है जब भी हम कोई डे सेलिब्रेट करते हैं उसकी स्पेसिफिक पर्टिकुलर थीम होती है, उसकी थीम आ चाहिए यहाँ पे है प्रियोरिटाइजिंग डिग्निटी। आपको डिग्निटी मेंटेन करके रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेफ्टी उनकी एंड वेल बीइंग फॉर ओल्डर
सर्वाइवर्स ऑफ ऑल आइडेंटिटीज़। तो चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अगर ओल्डर मतलब वृद्ध लोग हैं तो आपको उनकी डिग्निटी, सेफ्टी और वेलबींग मतलब उनके स्वास्थ्य का, हर चीज़ का ख्याल रखना आपका काम होता है। क्योंकि जब आप छोटे बच्चे थे तो आपका ख्याल उन्होंने रखा है। वृद्धावस्था में और बच्चों में कोई फ़र्क नहीं होता, उनको नहीं पता होता कि हमें अपनी टेक केयर कैसे करनी है, हमें कौन सी दवाई किस टाइम पे खानी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो एक तरफ बच्चा होता है जो और एक वृद्ध व्यक्ति होता है, उन दोनों का माइंड ऑफ स्टेट जो होता है बिल्कुल सेम होता है। तो उनकी टेक केयर करना होता है, अपने उनके बच्चों का काम होता है। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एल्डर अब्यूज़ इज़ प्रिवेंटेबल एंड एवरीवन हैज़ अ रोल टू प्ले। अगर आप चाहो तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। मैंने आपको कई बार समझाया है कि आप पुलिस ले आइए, आर्मी ले आइए। आप सोचें कि पुलिस के भरोसे पे, आर्मी के भरोसे पे, कमांडोज के भरोसे पे आप सोसाइटी चला लेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। ना ही गुंडों के भरोसे सोसाइटी चलती है, ना ही पुलिस के भरोसे सोसाइटी चलती है। सोसाइटी अगर चलती है तो अपने नियम कानूनों के हिसाब से चलती है। अगर समाज में अच्छे लोग रहते हैं तो वहाँ पे पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, चोर नहीं होंगे, डकैती नहीं होगी, मारपीट नहीं होगी। तो समाज जो है अपने खुद के अंदर जो चीज़ें होती है, जैसे समाज में लोग होते हैं, जैसे वो रूल्स फॉलो करते हैं, उनके जो एथिकल वैल्यूज़ होते हैं, उन्हीं के हिसाब से समाज चलता है। अगर वो नहीं होंगे तो आपको उसी एरिया में हो सकता है कि एक एरिया ए है, एक एरिया बी है। ठीक है, यहाँ पे है ये रोड है, एक एरिया ये है, एक एरिया बी है। ठीक है, यहाँ पे जो है पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग रहते हैं। पढ़े लिखे और समझदार होने का कोई रिलेशन नहीं है वैसे, कुछ लोग पढ़े लिखे भी मूर्ख होते हैं। तो यहाँ पे जो सच में पढ़े लिखे हैं, हम्बल हैं, समझदार हैं, वो लोग यहाँ रहते हैं। तो आपको ना यहाँ पे चोरी देखने को मिल रही है, ना लड़ाई झगड़ा देखने को मिल रहा है, ना किसी के साथ मारपीट हो रही है, ना ही पेरेंट्स या बच्चों के साथ मिसबिहेव हो रहा, ना ही लड़कियों के साथ कुछ गलत छेड़छाड़ी हो रही। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो समाज रह रहा है वो थोड़ा सा मतलब अनएजुकेटेड होना भी एक तरीके से ये नहीं होता कि कोई पढ़ा लिखा नहीं तो बदतमीज ही होगा। तो क्या है यहाँ पे लेकिन जो लोग रह रहे हैं थोड़े से वैसे हैं कि मारपीट करनी है, झगड़ा करना है, लड़ाई करनी है, ऐसे लोग रह रहे हैं। तो क्या होगा, आप यहाँ पे पुलिस लगा भी दें फिर भी साथ शांति कायम नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे आप पुलिस ना भी लगाए तब भी आप वहाँ पे जो समाज है उसकी स्थिति अच्छे से कायम बना के रखेंगे। तो यही बोला जा रहा है कि अगर समाज चाहे, अगर आप चाहें तो अगर कुछ ऐसा मिसबिहेव किसी व्यक्ति के साथ हो रहा है, किसी वृद्ध व्यक्ति के साथ हो रहा है, चाहे वो मेल है फीमेल है कुछ भी हो, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, आप उसको मैनेज कर सकते हो, अगर आप अपना रोल जो है सही से प्ले कर रहे हो। द पब्लिक कैन, जो पब्लिक अगर चाहे तो क्या क्या कर सकती है। वॉच फॉर स्टैंग्स ऑफ ओल्डर अब्यूज़। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे वृद्ध व्यक्तियों के साथ जो है एक तरीके से मिसबिहेव हो रहा है, उनका अब्यूज़ हो रहा है, लर्न हाउ टू गॉट हेल्प एंड रिपोर्ट अब्यूज़। अगर आपको ऐसा दिखता है कि कुछ हो रहा है तो आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन लोग होते हैं दूसरे के पछड़े में पड़ना नहीं चाहते, उनको लगता है कि उनका फैमिली मैटर है, उनको घर पे रखना है, पेरेंट्स को रखें, नहीं रखना नहीं रखें। लोग दूर से तमाशा देखते हैं लेकिन हेल्प नहीं करते हैं, जबकि लोगों को ये करना चाहिए। ओल्डर पीपल कैन, देखिए ये तो हो गया कि पब्लिक कर सकती है, ठीक है, पब्लिक चाहे तो ये कर सकती है। अगर ये फिर भी नहीं हो रहा है तो जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो भी कुछ कर सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं, स्टे कनेक्टेड टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से कनेक्टेड रहिए ताकि आपके साथ कोई भी मिसबिहेव हो आप उसको बता पाएँ। लर्न मोर अबाउट देयर राइट्स, उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यूज प्रोफेशनल सर्विस फॉर सपोर्ट वेयर अवेलेबल, प्रोफेशनल सर्विस की यूज़ करिए, पुलिस को बुलाइए, एम्बुलेंस को बुलाइए। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आपको चीज़ें ऐसी ही यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, मेक श्योर द फाइनेंशियल एंड लीगल अफेयर्स आर इन ऑर्डर। आप कोशिश करिए, जैसे होता है ना कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने सारी पैसे, सारी ज़मीन जायदाद सब कुछ जो है अपने बच्चों को नाम पे कर देते हैं और लास्ट में आप देखिएगा ऐसे केसेस में क्या होता है, बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनको अपने पास नहीं रखते हैं, बहुत मिसबिहेव करते हैं। तो अगर आपको भाई आजकल के ज़माने में ऐसा है, अगर आपके बच्चे हो ना तो सारी प्रॉपर्टी उनके नाम मत करिएगा, 50% करिएगा और 50% अपने पास रखिएगा। अगर आपको अपनी भलाई, अपने आप को सुरक्षित रखना है तो क्या आपके मरते दम तक वो आपकी सेवा करेंगे कि भाई 50% जो शेयर है इनके पास है, 50% प्रॉपर्टी है इनके पास है, अगर ये नहीं रहेंगे तो हमें मिलेगी नहीं। तो आपको क्या करेंगे, वो सेवा देंगे। ठीक है, फैमिली एंड इनफॉर्मल केयर गिवनेस, अगर मतलब फैमिली चाहे तो अच्छे से केयर कर सकती है, भाई वृद्ध व्यक्ति अपना ख्याल नहीं रख पाए तो फैमिली रख सकती है। तो ये सारे तरीके हैं जिसकी वजह से आप क्या है हेल्प कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा थोड़ा सा इंटरनेशनल मतलब टॉपिक से रिलेटेड है ये, और साथ में आपको पता है हमारा बहुत करीबी पड़ोसी देश जो है चाइना है, उससे रिलेटेड है। तो जैसे होता है ना कि चाइना कुछ भी करे, चाइना कुछ भी बोले, चाइना क्या कर रहा है उसके बारे में कोई भी अगर आप बोल देते हो तो भाई आपसे उसका मतलब युद्ध छिड़ने वाली संभावनाएं रहती हैं, बाकी वो कुछ भी करता रहे।
आप वो कुछ भी करता रहे, लोग उसको ना बोले, और या वो भी कभी नहीं बोलता। ऐसे हमारे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कुछ भी करता था, नाम बदलता रहता है। जो प्योकी वाला है या अक्साई चीन वाला, वहाँ पर रोड बनाएगा, कभी कुछ करेगा, कोई कुछ ना बोले। ताइवान पे अपना कुछ भी करे तो कुछ नहीं बोलेगा कोई, ठीक है। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी जिसके वजह से ये संभावना हो रही है कि चीन और जो इंडिया के बीच में है वो जैसे कोल्ड वॉर होता है। कोल्ड वॉर का मतलब होता है कि आप दो व्यक्ति हैं, दो दोस्त हैं, एक रूम में रहते हैं, उनमें किसी बात को लेकर के कहाँ सुनी हो गई, ठीक है। अब क्या है, मन में तो एक दूसरे को खूब गालियाँ दे रहे हैं कि ये ऐसा वो वैसा, लेकिन सामने से कुछ नहीं बोल रहे हैं। यहीं साथ में रह रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, साथ में सो रहे हैं, लेकिन किसी बोल नहीं रहे। तो ये होता कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर मतलब कि अंदर ही अंदर वॉर चल रहा है, बाहर कोई फिजिकल लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन मेंटली वो वॉर चल रहा है। तो ये चीज़ें जो होती है उसको बोलते हैं क्या, कोल्ड वॉर। तो ऐसे यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं अब ग्रे जोन के बारे में, कि दो कंट्रीज़ हैं, आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करने के लिए किन किन टूल्स का इस्तेमाल करती है। तो वो एरिया जो होता है, एक ये ए कंट्री है, ये एक बी कंट्री है, तो ये जो एरिया होता है ना कि यहाँ पे वो दूसरे को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्रे जोन। तो ये आर्टिकल यहाँ पे छपा हुआ था, देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, चाइनाज ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स अगेंस्ट ताइवान एक्सप्लेन। आपको पता ही है, ताइवान बोलता भाई हम आज़ाद देश है, चाइना बोलता कोई नहीं, तुम आज़ाद नहीं हो, तुम हमारा पार्ट हो और तुमको हम अपने साथ मिला के रहेंगे। तो ये चाहिए चल रही है यहाँ पे। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे ग्रे जोन के बारे में। अब कुछ नया टर्म है, देखो ऐसे टर्म्स वगैरह होते हैं ना, उनसे क्वेश्चन आपका 100% पूछता है, और हम हमेशा गलती करते हैं कि हम ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि यार क्या थोड़ा सा वर्ड लिखा, क्या ही क्वेश्चन आएगा। और हमेशा जो यूपीएससी है, स्टेट पीएससी है, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को पकड़ के क्वेश्चन बनाती है। तो लिखा हुआ है ग्रे जोन वॉरफेयर ऑल्सो नोन एज ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट और ग्रे जोन कॉम्पिटिशन रेफर्स टू एक्टिविटीज दैट फॉल बिटवीन ट्रेडिशनल पीस एंड वॉर। ट्रेडिशनल पीस एंड वॉर वाला थोड़ा सा चीज़ें हैं। ट्रेडिशनल पीस मतलब होता था कि दोनों आए, सफ़ेद झंडी दिखाई, पीस हो गई, एग्रीमेंट डन, अब लड़ाई नहीं होगी। वॉर मतलब दोनों तरफ सैनिक आए, मारा कूटा हुआ, एकदम गोली बंदूक चली और वहाँ पे युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। लेकिन क्या है, अब जो है टाइम बदल रहा है, तो लड़ाई करने के, झगड़े करने के तरीके बदल रहे हैं। पहले जैसे हस्बैंड वाइफ लड़ते थे एक दूसरे से, तो वाइफ अपने मायके चले आती थी। अब क्या है, हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं तो एक दूसरे को व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे कहीं से ब्लॉक कर देंगे, और क्या करेंगे, दूसरे को अपना फ़ोन में बिजी है, कोई बोल रहा है, बात ही नहीं कर रहे हैं। तो अब आजकल जो लड़ने के तरीके घर पे भी जैसे चेंज हो रहे हैं ना, वैसे वर्ल्ड लेवल पर भी चेंज होते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, पीस अब्सेंस ऑफ वॉर। अगर जहाँ पे देखिए, जहाँ पे शांति है वहाँ पे लड़ाई नहीं होगी, जहाँ पे लड़ाई है वहाँ पे शांति नहीं होगी, ठीक है। ये लिखा हुआ है। ये काला एरिया जो है, आपको पता है वाइट प्लस ब्लैक ये आपका ग्रे होता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है आप कितना रेशियो मिला रहे हो। तो अगर वॉर हो रहा है तो वहाँ पीस नहीं होगी, जहाँ पीस है तो वहाँ वॉर नहीं होगा। डेली, अरे समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये होता है एक दूसरे के फेक न्यूज़ वगैरह फैला दी, प्रोपेगेंडा चला दिए, एक दूसरे की इमेज ख़राब कर रहे हैं, दूसरे का मतलब नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी जो चीज़ें होती है ना, इन्फ्लुएंस करना मतलब कंट्री को ऐसे तरीके से ताकि उसका नुकसान होने लगे, चाहे वो ट्रेड में हो, उसकी इमेज को लेकर के हो, या फिर किसी चीज़ को लेकर के हो। जब ये चीज़ें चलती हैं ना एक दूसरे के बारे में, तो उसको बोलते हैं हम ग्रे जोन। तो एक आपका एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बिल्कुल शांति है, एक ऐसा है खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक बीच में ऐसा जोन है तो ना तो वो लड़ाई कर रहे हैं ना वो शांति बना कर रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी दोनों चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं कि लड़ाई भी हो रही है, शांति भी हो रही है, पता नहीं क्या मतलब कुछ कर रखा है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें कि चाइना का जो ग्रे जोन है वो अगेंस्ट इंडिया होने वाला है। मैंने आपको बताया कि हमारे जो प्रिय प्रधानमंत्री जी उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं, ताइवान को लेकर के दे दिए हैं कुछ स्टेटमेंट ऐसे, जिसके वजह से चाइना जो है खिन्न मतलब गुस्सा हो गया है। और ऐसा हो सकता है कि जो ग्रे टैक्टिक्स या ग्रे जोन हमारा जो ग्रे जोन चाइना के जो तरीके से टैक्टिक्स हैं वो इंडिया पे अप्लाई हो सकते हैं। तो उसके आगे देखिए लिखा है यहाँ पे, South China Sea activities. China employs naval and civilian vessels to assert its control over the South China Sea. It caused tension with neighboring countries, including India. जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर जो चीज़ें करता है चाइना, वहाँ पे ऐसी चीज़ें कर रहा है जिसके वजह से हमें भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा है कि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। आप अगर कोशिश करेंगे कि आप अपने एरिया में कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो और वो किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगी, तो आप बिल्कुल भी सही नहीं हो, बहुत हद तक गलत हो। क्योंकि आजकल हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो है किसी कंट्री की दूसरे कंट्री को 100% अफेक्ट करती है, ठीक है। फिर क्या, कंस्ट्रक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन बॉर्डर एरियाज। आपको पता है बॉर्डर एरिया पे क्या करता है, रोड बना रहा है, पुल बना रहा है, मतलब
वो एरिया डिस्प्यूटेड है, ना तुम्हारा है ना किसी और का है, इस चीज़ को लेकर के अभी विवाद चल रहा, और तुम अपना वहाँ पे रोड बना रहे हो, पुल बना रहे हो, पता नहीं क्या क्या बनाए पड़े, तो इन चीज़ों को लेकर के भी देखने को मिलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एस्टैब्लिशेस विलेज क्लोज टू द इंडिया बॉर्डर, इट रेनफोर्सेस इन इट्स टेरिटोरियल एसेस। मतलब इसमें यही बोल रहा है कि जब आपको पता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हमारा है, तिब्बत वाला एरिया हो गया, वहाँ पे भी बोलता है कि वो चीन का पार्ट है, तो वहाँ पे क्या करता है, रोड बना रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, ताकि क्या कर सके, वहाँ के लोगों को अपने साइड कर सके कि भाई चाइना हमारा डेवलपमेंट कर रहा है तो हम इसके साथ ही मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें करने की कोशिश करता है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे गिना जा रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल इकोनॉमी टेक्नोलॉजीज, आपको पता है, आपको लगता होगा कि यूएसए जो है बहुत आगे है, लेकिन अगर आप कभी चाइना जाकर देखेंगे ना, तो आपको टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना जो है बहुत हद तक बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है, और वो ग्राउंड लेवल पर नहीं दिखा रहा है, अभी सामने नहीं आ रहा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर चल रहा है, ठीक है। चाइना डायरेक्ट्स इन्वेस्टमेंट इनटू एप्स, मीडिया एंड वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म विद इन इंडिया, ठीक है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स और वेबसाइट्स वगैरह हैं जहाँ पे चाइना का इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी, ठीक है। दिस प्रेजेंस इन द डिजिटल स्फीयर होल्ड्स द पोटेंशियल टू मोल्ड पब्लिक परसेप्शंस एंड नैरेटिव्स। अब क्या है, अगर मान लीजिए कुछ 5 कंपनी ऐसी हैं, मान लीजिए 5 जो है मीडिया ऐप्स वगैरह ऐसे हैं जिसमें जो है चाइना का इन्वेस्टमेंट 51% से ज़्यादा है, मतलब क्या है, वहाँ पर डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है चाइना है, तो अगर वो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें फैला दे, इंडिया के खिलाफ फैलाना शुरू कर दे, या फिर जो डाटा उसके पास हमारा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है हमारे सिटीजन्स की, उसको गलत तरीके से यूज़ कर ले, तो हमारा बहुत सारा नुकसान हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले इस चीज़ को लेकर चर्चा भी हो रही थी कि कोई एप्लीकेशन था जिसमें चाइना का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था, तो हमने अपने यहाँ पे बैन कर दिया। एक तो टिकटॉक है, उसको बैन कर दिया क्योंकि चाइना का ही ऐप था, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इकट्ठा करता था, इसको लेकर के हर जगह बैन भी किया गया है, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है। फिर क्या, इंडियाज़ काउंटर मेजर्स। अब चाइना अगर इतनी सारी चीज़ें करता है कि इंफ्रा डेवलप कर रहा है, हमारे यहाँ पे एप्लीकेशंस वगैरह पे इन्वेस्ट कर रहा है, डिजिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और भी चीज़ें कर रहा है अगर ग्लोबल लेवल पे, ताकि हमको वो अफेक्ट कर पाए, तो हमें भी तो कुछ काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं कि वो छोटी सी कंट्री इंडिया कि तुम कुछ भी करोगे हम चुपचाप सहन कर लेंगे। बर्दाश्त वहीं तक करना होता है जहाँ तक आप बर्दाश्त कर पाओ। जब एक लिमिट होती है बर्दाश्त ना करने की, उसके बाद तो भाई सबका गुस्सा फूटता है। तो क्या है, अभी तक हम चुप थे, सुन रहे थे, इंडिया सुन रहा था, ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या है, जो चीज़ें हैं वो सर के जैसे होता है कि पानी जो है सर के ऊपर चला जाना, वही सीन होगा। तो हमें भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि हम इस समस्या का समाधान कर पाएँ, अपने आप को तैयार रखें। तो लिखा हुआ है रिकॉग्नाइजिंग द थ्रेट्स पोजेस बाय द ग्रे जोन वारफेयर। तो हमें देखना है कि कौन कौन से हमें खतरे हो सकते हैं ग्रे जोन से, उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको पहचान करेंगे, उसके हिसाब से हम अपनी रणनीति बनाएंगे कि हमको इससे कैसे लड़ना है, ठीक है। इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन करना है। इंडिया हैज़ prompted its defense, intelligence and police forces to collaborate. Their collective aim is to strategize and counter the challenges of grey zone warfare. तो अगर कुछ ऐसा होता है तो हमें अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करके अपने से अच्छे से मजबूत करके रखना होगा ताकि हम इसको काउंटर कर पाएँ। फिर क्या है, इंक्रीज्ड विजिलेंस, हमें विजिलेंस बढ़ाना होगा ताकि जितनी भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जहाँ पे चाइना इंक्लूड है वहाँ पे हम सर्विलांस कर पाएँ, बॉर्डर्स वगैरह का एरिया जो है वहाँ पे सर्विलांस कर पाएँ कि भाई कोई एक्टिविटीज़ तो ऐसी नहीं हो रही जो हमें डिस्टर्ब कर सकती हैं। फिर क्या है, एंड की स्ट्रैटेजिक लोकेशंस टू इंश्योर, और कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जो हमारे लिए बहुत वीक पॉइंट है, जैसे आपको चिकन नेक के बारे में पढ़ाया मैंने, ठीक है। वो एरिया ऐसा है कि अगर वो हमारे कंट्रोल से निकल जाए तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा रीजन है वो हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। क्यों, आपको पता है, यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है, यहाँ पे इतना पतला सा एरिया जहाँ से हम जाकर के अपने नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये वाला एरिया तो हमारा है ही नहीं, यहाँ पे हम हैं। तो अगर ये एरिया किसी भी रीजन की वजह से ब्लॉक हो जाए तो जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, और उस पर क्या होगा, कैसे होगा, उसको कंट्रोल करना, जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी ना तो आप अच्छी चीज़ें कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देख ली अच्छे तरीके से, पता चल गया होगा हम क्या करने वाले। चाइना अगर कुछ करेगा तो हमें भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है, खीर भवानी मंदिर। ये मंदिर बहुत चर्चा में है। आपने अगर कश्मीर फाइल्स देखी है तो कश्मीरी पंडितों को वहाँ से कैसे भगाया गया था, कैसे प्रताड़ित किया गया था, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये जो देखो, किसी मंदिर में पूजा करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो पूजा हो रही है वहाँ पे आपको कश्मीरी पंडितों का एक तरीके से वहाँ पे वर्चस्व क्या एक तरीके से प्रेजेंस मिलेगी देखने को, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। देखिए लिखा है यहाँ पे, खीर भवानी मंदिर महोत्सव में कश्मीरी पंडितों ने लिया हिस्सा। इस जो महोत्सव में
कश्मीरी पंडित जिनको बहुत दशकों पहले वहाँ से प्रताड़ित करके भगा दिया गया था, अब वहाँ पे ऐसे लोग, ये जो लोग हैं वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो लिखा है, हजारों कश्मीरी पंडितों ने 14 जून को कश्मीर घाटी के गंदरबल जिले में स्थित खीर भवानी मंदिर में ज्येष्ठ अष्टमी के वार्षिकोत्सव में भाग लिया था। इस अवसर पर कई लोगों ने 1990 के दशक में बढ़ते आतंकवाद के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवास किया था। 1990 में जो यहाँ पे घटनाएं हुई थी उसकी वजह से जो है यहाँ से बहुत सारे लोग प्रवास, मतलब कि होता है अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह पे चले जाना, इंडिया में ही दूसरी जगह पे रह रहे थे और वो लोग भी यहाँ पे शामिल हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, खीर भवानी मंदिर चिनार के पेड़ों के बीच स्थित है। ठीक है, ये चिनार के पेड़ जो होते हैं आपको वैसे हिल स्टेशन पर मिलेंगे। ठीक है, इसमें एक प्राकृतिक झील भी है जिसे पंडितों द्वारा शुभ माना जाता है। समुदाय के अनुसार 1990 के दशक में झील का पानी अशुभ रूप से काला हो गया था और आतंकवाद के समय में समुदाय को प्रवास करना पड़ा। खीर भवानी मंदिर को कश्मीर के हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक भी माना जाता है। मंदिर को संपूर्ण क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय मुस्लिम लोग तुल्ला मुल्ला शहर में कश्मीरी पंडित भक्तों के आगमन पर मिट्टी के बर्तनों में दूध चढ़ाते हैं। देखो, अलग अलग जगहों पर इतनी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है मुस्लिमों हिंदुओं को लेकर के। और अगर आप 1990 के दशक में जाएंगे तो यहाँ पे पहले लोग बहुत मिलजुल कर रहते थे और आतंकवाद जैसी घटनाएं हुई। देखो, आतंकवाद जो होता है या आतंकवादी जो होते हैं ना, वो नेगेटिविटी फैलाते हैं। वो करते क्या है, वो मुस्लिम होते हैं ज़्यादातर, और इंडियंस आपको कम देखने को मिलेंगे, पाकिस्तानी ज़्यादातर होते हैं। वो मुस्लिम कम्युनिटी के होते हैं तो वो आप मुस्लिम कम्युनिटी को वहाँ नहीं टच करते हैं, बाकी जो हिंदी कम्युनिटी होती है उसको परेशान करते, ज़्यादातर टारगेट उन्हीं को करते हैं। तो क्या होता है, उन चंद आतंकवादियों की वजह से परसेप्शन लोगों को बनता है कि सारे ही मुस्लिम खराब हैं, जबकि सारे मुस्लिम्स नहीं खराब होते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको इतनी समझ होगी। ठीक है, हालांकि अभी एक रिपोर्ट भी आई थी कल, आई थिंक पढ़ा होगा आपने, मैंने आर्टिकल डाला था उसमें, कि जो अभी रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जो लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम कम्युनिटी का, कंटिन्यूअसली घटता ही जा रहा है। और आपको मैंने पहले भी बताया कि बीजेपी की सीट से किसी मुस्लिम कैंडिडेट का खड़ा होना अपने आप में एक अपवाद है। और लोग कई बार ये अफवाह भी, मतलब तरीके से इल्ज़ाम भी लगाते हैं बीजेपी को कि बीजेपी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, क्योंकि आपको मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो है इसमें शून्य के बराबर मिलता है। तो चीज़ें चल रही हैं ऐसी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इस एरिया के मुस्लिम हैं, जब कश्मीरी पंडित वहाँ पर आते हैं तो मिट्टी के बर्तनों में वहाँ पर दूध चढ़ाते हैं ताकि स्वागत करने के लिए। तो यहाँ पर भाईचारा अलग ही चल रहा था, लेकिन क्या हुआ, चीज़ें ख़राब हो गई, जिसके बारे में आपने कश्मीर फाइल में देखा ही होगा कि वहाँ पे कैसे क्या हुआ था। ठीक है, अगर बात करें भक्तों की भीड़, यहाँ पे बहुत सारी थी। खीर भवानी का मंदिर आपको कहाँ पे, ये देख लेते हैं। तो भक्तों की भीड़ मतलब कि देखिए, अब कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह है, अब मान लीजिए कि जो पंजाब में रहते हैं, ठीक है, पंजाब में जो लोग रहते हैं और उनको मौका मिले कि जो पाकिस्तान में पंजाब चला गया है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक जगह है, बहुत पवित्र है, वहाँ पे पहले जो है पंजाब में जो लोग रहते हैं, सिख वगैरह हैं, वो लोग वहाँ से भाग करके इंडिया में रह रहे हैं और उनको मौका मिले कि आपको यहाँ पे जा करके ये चीज़ करने का मौका मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, नॉर्मल जितने लोग जाते होंगे वहाँ पर जनसंख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो वही यहाँ पर हुआ है। अनुमान लगा है कि वार्षिक मेले के दौरान कश्मीरी पंडितों की लगभग 80,000 यात्रियाँ भारत के विभिन्न हिस्सों और विदेशों से 5 प्रमुख मंदिरों में जाने की संभावना है। लगभग कितना है, 80,000, 80K लोग वहाँ पे जाने वाले हैं। यहाँ ज्येष्ठ अष्टमी के शुभ अवसर पर माता खीर भवानी के मेले स्थलों से तुलमुल्ला, गंदरबल, टिक्कर, कुपवाड़ा, देवसर और मंजम, कुलगाम और लोगरीपोरा, अनंतनाग पर कई हजार पंडित पिछले कई दिनों से ठहरे हुए हैं। लोग वहाँ पे ऑलरेडी पहले ही पहुँच गए हैं कि यहाँ पे पूजा होने वाली है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि बहुत सारे लोग वहाँ पे गए हैं, जितने भी लोग। अब देखो 80,000 तो नॉर्मल हो गया ना, हमारे यहाँ पे 140 करोड़ की आबादी है, और अगर इतने लोग भी वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे। अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ से अगर जब 1990 में मान लीजिए कि मतलब 20,000 लोग आए हुए थे वहाँ से यहाँ पे इंडिया के अलग अलग पोर्शंस में, तो ऐसा तो है नहीं कि 20,000 के 20,000 ही होंगे। अभी तक शादी हुई होगी, बच्चे हुए होंगे, बड़े हुए होंगे, तो उनकी जो जनसंख्या है कंटिन्यूसली बढ़ी रही होगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। खीर भवानी मंदिर जो है चिनार के पेड़ों के बीच में स्थित है, आपको ऑलरेडी बताया मैंने। प्राकृतिक झील भी है
1990 के समय पर वो काली हो गई थी, लोगों को लग रहा था कि वक्त अपशकुन है ये, क्योंकि यहाँ पे घटनाएं ऐसी हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें सेम है, बस आपको याद रखना है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है वो है मर्सी पावर्स के बारे में। हमारे प्रेसिडेंट के पास जो मर्सी पावर होती हैं, आपको पता होगा प्रेसिडेंट जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं उनके पास कुछ विशेषाधिकार ऐसे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो कुछ वहाँ पे अर्जी लगा करके, याचिका दायर करके अपनी सज़ा का नेचर भी बदल सकते हैं, अपनी सज़ा को कम भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है रेड फोर्ट केस जो हुआ था वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें घटनाएं हुई थी, जैसे हमारे कई पुलिस वाले मारे गए थे। व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स फॉर अवॉर्डिंग डेथ सेंटेंस द प्रेसिडेंट्स मर्सी पावर। बोले अगर किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दिया गया है, मतलब है कि उसने ऐसा कोई अपराध किया होगा इसकी वजह से उसको मृत्युदंड दिया गया है। अब किसी व्यक्ति ने 5 लोगों को मार दिया है और उसको डेथ सेंटेंस दिया गया, फिर वो मर्सी पावर के लिए जाए कि राष्ट्रपति जी से हमें अपनी सज़ा कम करवानी है या सज़ा का नेचर कम करवाना है या सज़ा माफ़ करवानी। तो यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि ये ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति ने 5 लोगों की हत्या की है वहाँ पे, और वो अब कोशिश कर रहा है या वो यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि संविधान में हमारे अधिकार दिया गया है कि हम अपनी सज़ा के लिए, माफ़ी के लिए हमारे प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं। मर्सी पावर दी हुई है, राज्यपाल के पास भी होती है स्टेट लेवल पर, लेकिन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सज़ा सुनाकर व्यक्ति गया है तो ज़्यादातर वहाँ पर हमारे राष्ट्रपति जी के पास ही जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लोग यही बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को ये जो ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपनी सज़ा कम करा सकते हो, ये कराई ही नहीं जा सकती है, ठीक है, मतलब होना ही नहीं चाहिए। देखिए लिखा है यहाँ पे अ फॉर्मल रिक्वेस्ट मेड बाय समवन हु हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू डेथ और इम्प्रिजमेंट सीकिंग मर्सी फ्रॉम द प्रेसिडेंट और गवर्नर एज द केस मे बी। जिस व्यक्ति को यहाँ पे सज़ा हुई है मृत्युदंड की, उसने वहाँ पे अर्जी डाली है कि हाँ, मतलब राष्ट्रपति जी से या राज्यपाल से कि उसकी सज़ा कम की जाए। आइडिया ऑफ मर्सी पटिशन इज़ फॉलोड इन द मैनी कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में भी चीज़ें, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सज़ा कम कराने का पटिशन डालते हैं लोग, वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, उसके अलावा आपको यूएसए, यूके, कनाडा और इंडिया, ये 4 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे क्या है, आप राष्ट्रपति जी से दरख्वास्त करके अपनी सज़ा को कम करवा सकते हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अलग अलग टाइम पे बहुत सारी पटिशन्स हुई हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है। अगर हम बात करें कौन कौन से आर्टिकल में सज़ा को कम कराने के क्या प्रावधान दिए हुए हैं, तो इसके साथ में एक आर्टिकल ये शेयर करना चाह रही हूँ। जैसे ये तो चलो हो गया कि किसी ने मर्डर किया है, कई बार होता है कि किसी व्यक्ति ने मर्डर नहीं किया है, नॉर्मल कोई वहाँ पे उसने कुछ अपराध किया था छोटा मोटा, उसको सज़ा हो गई थी, या फिर है कि किसी का ज़्यादातर देखते हो ना आप कि किसी का केस पेंडिंग चल रहा है लेकिन वो जेल में बंद है, और वहाँ पे क्या होता है, लोग जो है अर्जी डालते हैं राष्ट्रपति जी से या हमारे राज्यपाल से कि उनकी सज़ा कम कराई जा सके, और उनको एक होप होती है कि शायद कम हो जाए। लेकिन क्या है, राष्ट्रपति जी की तरफ से जो है उसका रिस्पांस आने में या उसका जो मतलब डिसीजन आने में बहुत टाइम लगता है। लोग जो है 10-10 साल 5-5 साल वेट करते हैं कि शायद अब रिप्लाई आएगा, शायद अब कुछ कम हो जाएगा। तो एक आर्टिकल छपा था, उसमें ये लिखा था कि आई थिंक अगर ऐसी कोई पटिशन आती है तो हमारे राष्ट्रपति जी को या राज्यपाल जी को उस पर तुरंत एक्शंस लेने चाहिए कि उस व्यक्ति की सज़ा कम हो रही है या नहीं कम हो रही, क्योंकि जेल में बंद होकर सज़ा काटना बिना किसी उम्मीद के कि भाई अब तो मरना ही है, 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद फांसी हो जाएगी, मर जाना है, वो बहुत सुकून है उसके लिए, क्योंकि उसको पता है उसको पता है कि ये चीज़ें तय हैं। लेकिन अगर वो पिटीशन डाल दे आपके पास कि उसको सज़ा कम करवानी है, उसको 20 साल की सज़ा हुई है, पिटीशन डाले कि आप मेरी सज़ा कुछ कम कर दीजिए, या मान लीजिए उसको मृत्युदंड दिया गया है, फांसी दिया गया है, आजीवन कारावास दिया गया है, और वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो इस होप में जीता है कि वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा तो हो सकता है कि मेरी सज़ा कम हो जाए। जैसे होता है ना, आप किसी को मैसेज करो और वो वहाँ से तुरंत रिप्लाई दे दे कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बात करने में, बात वहीं ख़त्म, नॉर्मल, डन, सामने वाले को समझ में आ गया। लेकिन क्या किसी व्यक्ति ने मैसेज किया, या तो दूसरा वाला व्यक्ति सीन करके रिप्लाई ना करे आपका, तो आप परेशान हो जाओगे, या फिर दूसरा वाला व्यक्ति दिख रहा है कि ऑनलाइन बैठा है, ठीक है, ऑनलाइन दिख रहा है लेकिन वो आपका मैसेज सीन नहीं कर रहा है, तो ये जब मतलब ये चीज़ें हार्ड होती है ना, जैसे आपको वैसे यहाँ पे कि कोई व्यक्ति जेल में बंद है, अगर उसको क्लियर है कि भाई मुझे 10 साल बाद सजा मतलब फांसी हो जाएगी, मर जाऊंगा, खत्म, डन, मतलब कोई टेंशन नहीं है, या आजीवन कारावास है कि मुझे ज़िंदगी भर यहीं रहना है, मुझे बाहर निकलने का एक भी कोई भी मौका नहीं मिलेगा, मुझे यहीं रहना, तब भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति वेट करता है कि पटिशन डाली है, वकील आता है हर महीने, पटिशन डाली है, रिप्लाई आया नहीं, अभी नहीं आया,
फिर नेक्स्ट मंथ आएगा और रिप्लाई आया, कोई नहीं आया। ऐसे करते करते लोग सालों वेट करते हैं। तो वो होता है घुट घुट के मरना उस इंसान के लिए, क्योंकि वो वेट कर रहा है एक उम्मीद के साथ, जी रहा के साथ वहाँ से जवाब आएगा, मेरी सज़ा कम हो जाएगी या फिर मेरी फांसी कैंसिल हो जाएगी, मेरा आजीवन कारावास की नेचर चेंज हो जाएगी, उसको 10 साल 5 साल कर देंगे। तो ये चीज़ें होती, इसको लेकर के बहुत डिटेल में आर्टिकल लिखा हुआ था। लेकिन अभी हम क्या बात करें, अभी हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति जी को या राज्यपाल जी को जो पावर्स दी गई हैं कि वो किस किस मामले में कितनी सज़ा कम कर सकते हैं। तो लिखा है, अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, माफ़ करना, और फिर क्या है, रिप्रीव्स, रिस्पाइट, रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ डेथ सेंटेंस। बहुत सारे तरीके होते हैं सज़ा, मतलब किसी व्यक्ति को मान लीजिए 20 साल की सज़ा है, ठीक है, उसको उन्होंने कम करके क्या कर दिया, 5 साल कर दिया। किसी को आजीवन कारावास दिया गया है, ठीक है, उसको कर दिया कि आपको 20 साल दे रहे हैं। किसी को है फांसी दी गई है, उसका आजीवन कारावास कर दिया, या फिर मान लीजिए आजीवन कारावास था, माफ़ ही कर दिया, 10 साल की सज़ा थी टोटल माफ़ कर दी, वहाँ पे 5 साल की सज़ा थी जुर्माना लगा के बाहर कर दिया। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के यहाँ पे दिए गए हैं कि क्या है, हमारे जो प्रेसिडेंट है आर्टिकल 72 हमारा प्रेसिडेंट जी के लिए है, ठीक है। सिमिलर है आर्टिकल 161, इन आर्टिकल्स में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आर्टिकल 161 जस्ट लाइक द 72 है, और इसमें हमारे गवर्नर को कुछ पावर्स दी गई हैं जिसमें क्या कर सकते हैं, वो सज़ा माफ़ कर सकते हैं। लेकिन बस एक एक्सेप्शन है, डू नॉट एक्सटेंड टू डेथ सेंटेंसेस। जो डेथ सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे ये काम नहीं करता है। और कुछ मिलिट्री केसेस होते हैं, मिलिट्री कोर्ट वगैरह ने कुछ अगर वहाँ पे कुछ सज़ा का प्रावधान किया तो वहाँ पे भी काम नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी हमारी सेना के जितने कोर्ट वगैरह होते हैं, आपको पता है जितनी भी हमारी तीनों सेनाएं हैं उनके प्रमुख अगर कोई है तो वो राष्ट्रपति हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस के साथ जो है अधिकार जो है सेम एज इट इज़ दिए गए हैं जैसे राष्ट्रपति जी के पास है, ठीक है। इन मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 में एक केस हुआ था। Supreme Court held that while deciding mercy petition under Article 72, the President must act on the advice of the Council of Ministers। तो कभी भी अगर सज़ा माफ़ करनी होती है आर्टिकल 72 के तहत, क्या तो राष्ट्रपति जी को अपनी कैबिनेट ऑफ मतलब क्या लिखा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती हैं उनसे सलाह के बाद ही माफ़ करनी, डायरेक्टली अपने मन से आप माफ़ नहीं कर पाओगे। दिस मीन्स द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द कैबिनेट्स एडवाइस एंड कैन ओनली रिटर्न द प्ली फॉर रिकंसिडरेशन वंस अंडर आर्टिकल 74। तो क्या है, ये अतम बिल्कुल ऐसा अधिकार नहीं कि सिर्फ प्रेसिडेंट को दिया गया है, उनको यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा, एडवाइस लेनी पड़ेगी और एक बार ही रिकंसिडरेशन मतलब रिकंसिडर करने के लिए कैबिनेट के पास भेज सकते हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ है, इफ़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड्स अगेन द चेंज सजेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट सी हैज़ नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट। मान लीजिए प्रेसिडेंट जी ने यहाँ पे अपनी जो भी प्ली आई थी उसको रिकंसीडर करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेजा, तो जो भी चेंजेस करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो चीज़ें वहाँ पे रिटर्न करेंगे प्रेसिडेंट के पास, उनको वो माननी ही पड़ेंगे। आपको मैंने बताया है ऑलरेडी, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो नाम मात्र के सत्ता के अधिकारी हैं, बाकी जो सारे काम करने होते हैं प्रधानमंत्री से या मिनिस्टर ऑफ काउंसिल से, इनसे बातचीत करके परमिशन लेकर ही करते हैं, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है BNSS जो केस 2023 में नॉट येट इम्प्लीमेंटेड, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हुई थी। द प्रपोज रिप्लेसमेंट फॉर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कंटेन्स अ न्यू प्रोविजन ऑन मर्सी पिटिशन इन डेथ सेंटेंस। यहाँ पे बात की गई कि हमें कुछ चीज़ें नई ऐड करनी चाहिए जहाँ पे भी डेथ सेंटेंसेस वगैरह के बारे में बात हो रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिस्टेंस लीगल यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे अभी फ़िलहाल में डेथ सेंटेंस को लेकर के जो प्रोसीजर है उसके बारे में बताया गया है। तो कितने लोग यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं, कितने लोगों को पता है कि किसी को डेथ सेंटेंस होता, मतलब किसी को अगर मृत्युदंड दिया जाता है तो उसको कम कराने का क्या तरीका है या फिर उसका नेचर चेंज कराने का क्या तरीका है, शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा। तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। इन बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 में ये केस आया था। द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द डेथ पेनल्टी बट एस्टैब्लिश्ड दैट द डेथ पेनल्टी शुड बी अवॉर्डेड इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। बोलें कि अगर किसी को आप डेथ पेनल्टी दे रहे हो तो ऐसा नहीं कि जिसका मन के उसको डेथ पेनल्टी दे दी उठा करके, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला है अगर वहाँ पे, तो आप किसी को वहाँ पे डेथ पेनल्टी दे सकते हो। इन अक्टूबर 2006 इन इपुरू सुधाकर
वर्सेस आंध्र प्रदेश 2006 में केस आया था। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर आर्टिकल 72 एंड 161 आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर इन्होंने किसी की सज़ा माफ़ कर दी तो उसका जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या है, एक तरीके से हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो जजेस बैठते हैं, उस जो आपने वहाँ पे किसी की सज़ा कम की है उसको चेक कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू का मतलब यही होता है कि वो एक बार वो कंसीडर करेंगे कि आपने जो डिसीजन दिया है, किसी व्यक्ति की सज़ा कम की है, कुछ भी किया है, तो उसको एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। In Shatrughan Chauhan versus Union of India 2014, the Supreme Court observed that every prisoner enjoys his or her right under Article 21 till his last breath. उन्होंने बोला कि भाई जो भी व्यक्ति है, चाहे जेल में बंद हो चाहे बाहर हो, सब अपनी ज़िंदगी की हर सांस, आखिरी सांस तक जो है इंजॉय करते हैं। आर्टिकल 21 के तहत ये बताया गया है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अनड्यू, अनएक्सप्लेन्ड एंड inordinate delay in the execution due to pendency of mercy petition, the court is well within its power under Article 32 to commute the death sentence into life imprisonment। सही, जब मैंने बताया था आपको ऑलरेडी कि बेचारा व्यक्ति है, उसको आर्टिकल 21 का जीने का, खुश रहने का बहुत अधिकार है, अच्छे से अधिकार है, मतलब कि आप आराम से कुछ लास्ट ब्रीथ तक एकदम चिल करते ही जीना है आपको। लेकिन जो पटिशन्स पेंडिंग रहती हैं, तो अगर पिटीशन जो है बहुत टाइम से, बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है और उस पर जो है हमारे राज्यपाल जी या हमारे राष्ट्रपति जी कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत ये पावर है कि डेथ पेनल्टी को वो लाइफ इम्प्रिजमेंट में खुद ही चेंज कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट अगर नहीं काम कर रहे हैं टाइम से, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, ठीक है। रिकमेंडेशंस क्या है लॉ कमीशन के, इस पर रिकमेंडेशंस आती है ना टाइम पर, तो यहाँ पे है द कमीशन इन इट्स 2262 मतलब 262वीं रिपोर्ट 2015 में जो हमारे लॉ कमीशन ने सबमिट की थी, फिर क्या है इसमें रिकमेंड किया था एब्सोल्यूट अबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी फॉर ऑल क्राइम्स अदर देन टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस एंड वेजिंग वॉर। बोला कि देखिए, आप कोई भी व्यक्ति कुछ भी अपराध करे उसको डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए। हाँ, एक्सेप्शंस ये है कि अगर वो क्या है, टेररिस्ट है, तो आप उसको दे सकते हो डेथ पेनल्टी, या फिर किसी भी मतलब युद्ध वगैरह में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, वहाँ पे अगर बहुत ख़तरनाक चीज़ हुई, तो आप इन दो मैटर्स को छोड़ करके आपको किसी व्यक्ति को भी वहाँ पर डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए। आप उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट दे दीजिए या फिर कुछ भी कर दीजिए, लेकिन आपको डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए। ये रिकमेंडेशंस हमारी हैं, 2015 में आई थी, लॉ कमीशन ने दी थी। फिर लिखा है आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एडिशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉसिबल मिसकैरेजेस ऑफ जस्टिस एंड देयरफॉर केसेस फाउंड अनफिट फॉर मर्सी शुड बी पनिश्ड विद द डेथ पेनल्टी। बोले हैं यहाँ पे कि कुछ ऐसे केसेस वगैरह भी होते हैं जिनके तहत आप जो है वहाँ पे मर्सी पिटीशन दाखिल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि क्या है, अनफिट है मर्सी पिटीशन के लिए। अब कोई व्यक्ति जो है गया, उसने एक ख़ानदान में 20 लोग थे, उनको गोली मार के हत्या कर दी और उसको डेथ पेनल्टी दी गई है, कल को बोले कि मेरी सज़ा माफ़ कर दीजिए, तो ऐसे व्यक्ति मतलब, और मान लीजिए कोई टेररिस्ट है, उसने एक गांव में बॉम्ब लगाया और उसको बॉम्ब से वहाँ 500 लोगों की हत्या कर दी, तो उसको क्या आप डेथ पेनल्टी की माफ़ी कर देंगे? मतलब क्या है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिन पे जो है ये फिट नहीं होता है कि आप वहाँ पे दया के पात्र नहीं हैं, आप वहाँ पे अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है, बिल्डिंग्स बहुत महंगी हो रही हैं आजकल। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आपको पता है यहाँ पे फ्लैट कितने महंगे हो रहे हैं। मेरी जान पहचान के हैं, उन्होंने अभी यहाँ पे इंदिरा विहार में फ्लैट लिया है, 2 रूम सेट है या आई डोंट नो 3 रूम सेट है। उन्होंने 90 लाख में ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर है, और 70 लाख में उन्होंने ख़रीदा है वहाँ पे। मतलब इतने रुपए में आपको गुड़गांव नोएडा में बढ़िया फुली फर्निश्ड लग्जीरियस अपार्टमेंट मिल जाएगा। लेकिन जो दिल्ली वाला एरिया है जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, कोचिंग है, वहाँ पे जो है मतलब खस्ता हालत वाला फ्लैट इतना कुछ नहीं है, ईंटें लगी हैं पुरानी 50 साल, और बालकनी भी ढंग की नहीं है, उसका इंफ्रा भी अच्छा नहीं है, लोकेशन ठीक है मतलब, लेकिन क्या है कुछ नहीं है। लेकिन महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। घरों की कीमतों में देखिए, पूरी दुनिया में मतलब कितने शहर होंगे, कितने अलग अलग जगह, यूएसए है, यूके है, कनाडा है, अलग अलग जगह कितने महंगे महंगे घर होते हैं। अभी हम आपको बताएंगे इंडिया के कुछ शहर है जो अच्छे शहरों के कुछ होते हैं
घरों के मामले में। घरों की कीमतों में पूरी दुनिया में मुंबई तीसरे नंबर पर, आप मुंबई थर्ड नंबर पर है ऑल ओवर वर्ल्ड में। मुंबई में घर मतलब जन्नत में आपने घर खरीदा है, मतलब इतनी महंगाई है इसकी वजह से, बाकी कुछ नहीं इतना स्पेसिफिक वहाँ पर। दिल्ली को जो है 5वां नंबर मिला है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इतने सारे शहर हैं, उसमें हमारे टॉप 5 में 2 शहर दिल्ली और मुंबई देखने को मिल रहे हैं। इस साल जनवरी मार्च के दौरान घर की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में ग्लोबल लेवल पर शीर्ष 44 शहरों में मुंबई तीसरे पर, दिल्ली 5वें पर है। रियल एस्टेट एडवाइजरी कंपनी नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट में जानकारी ये दी गई है। नाइट फ्रैंक के पिछले साल समान अवधि की रिपोर्ट में मुंबई 6वें पर था और दिल्ली 17वें पर था। 6वें और 17वें से ये टॉप 5 में पहुँचे हुए हैं दोनों। मतलब यहाँ पे घर खरीदना बहुत मुश्किल है। मनीला में घरों की कीमतों के मामले में 26.2% की एनुअल ग्रोथ के साथ पहले नंबर पर है। मनीला आपने सुना होगा ना, लोग टूर मनाने घूमने जाते हैं, तो मनीला में जो है, मनीला जो है ये पहले नंबर पर है। टोक्यो जो है आपको पता है जापान की सिटी है ये, टोक्यो जो है सेकंड नंबर पर है। ये वृद्धि दिखा रहे कि प्राइसेस में कितनी वृद्धि हो रही है, ठीक है। नाइट फ्रैंक ने अपनी रिपोर्ट प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2024 में कहा है कि मुंबई में मार्च तिमाही में मेजर रेजिडेंशियल सेक्शंस की कीमतों में 11.5% की वृद्धि एनुअल ग्रोथ हुई है। इस सूची में दिल्ली पिछले साल 17वें स्थान पर थी। मतलब जिन्होंने पिछले साल मकान खरीदा था, कुछ भी किया था, उनको इस बार बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि 17वें स्थान पर था पहले। अब हम आ गए हैं, दिल्ली 5वें नंबर पर आ गया। मतलब कि अगर मोटा मोटा मान ले, पिछले साल अगर किसी ने 5 लाख का कोई फ्लैट खरीदा होगा ढंग की लोकेशन पर, 5 लाख का तो कुछ मिलता भी नहीं है आजकल, तो आज हो सकता है कि वह 1 CR का हो गया होगा, क्योंकि आप प्लेसेस का रिप्लेसमेंट देखिए कि कहाँ पर है। लेकिन जो बोलते थे ना कि बेंगलुरु में बहुत महंगाई है, बेंगलुरु में बहुत महंगाई है, रूम्स फ्लैट वहाँ नहीं मिलते हैं जो वहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं। बेंगलुरु की रैंकिंग पहली तिमाही में गिरावट रही है, 17वें स्थान पर रहा। पहले क्या था, ऊपर था, अब 17वें रैंक पर आ गया है। दिल्ली ने जो है जगह ले ली है, मतलब दिल्ली की जगह ले ली है, ठीक है। पिछले साल समान अवधि में बेंगलुरु 16 में था, जबकि मार्च बेंगलुरु में घरों की कीमतों में 4.8% की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। तो आप अगर देखेंगे इन सब चीज़ों का मतलब गिरावट का आई थिंक यहाँ पे रीज़न क्या होगा, पानी वगैरह की कमी है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो जो जहाँ पे लाइफ ना आपकी इजी नहीं, टफ हो जाती है, वहाँ पे लोग रहना और वहाँ पे चीज़ें करना पसंद नहीं करते। शायद यही रीज़न होगा यहाँ पर, ठीक है। देखो, दुनिया के इन शहरों में सबसे तेज़ी से बढ़ी घरों की कीमत आपको ऑलरेडी बता दिया कहाँ पे क्या हुआ है। बेंगलुरु में आपका बता ही दिया मैंने कि यहाँ पे क्या है, गिरावट देखने को मिली है। आप जो है इनके नाम वगैरह याद रखिएगा, कौन सा जो है कौन सी रैंकिंग पर है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स के सेशन पर। पहला क्वेश्चन हमारा है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट, मतलब मेल फीमेल में कहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वहाँ पे भेदभाव होता है, उनके बारे में रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। उसी रिपोर्ट से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। आई होप आपने कल का लेक्चर अटेंड किया होगा, ये वाला आर्टिकल था उसमें, बहुत अच्छे से डिटेल में था। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है, स्वीडन को 91.2% के लिंग अंतर स्कोर के साथ लगातार 14वें वर्ष सबसे अधिक लिंग समान देश के रूप में स्थापित किया है। जहाँ तक मैंने पढ़ा था तो स्वीडन पहले नंबर पर नहीं था, ठीक है, बोल रहा है, मान लेते हैं अभी के लिए कि क्या है, स्वीडन जो है पहले नंबर पर है। और वहाँ पे समानता का स्तर जो है 91.2% है, 100% फिर भी नहीं है। सेकंड है शैक्षिक प्राप्ति, मतलब क्या है, एजुकेशन प्राप्ति के मामले में और राजनीतिक सशक्तिकरण में मामूली सुधार के साथ भारत इस वर्ष के सूचकांक में 129वें स्थान पर है। बोल रहा है कि यहाँ पे राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है महिलाओं का, और शिक्षा के मामले में यहाँ पे उनको ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। और इन दोनों के वजह से थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस आया है, और अच्छी रैंकिंग ये 129 जो है, बोल रहा है अच्छी रैंकिंग के साथ हम 129 नंबर पर हैं। तो क्या है, आपको लग रहा है सही है दोनों स्टेटमेंट? बिल्कुल भी नहीं भाई, दोनों गलत हैं। क्यों गलत हैं? आपने कल का जिसने आर्टिकल पढ़ा होगा उसको पता होगा क्यों गलत है, नहीं पढ़ के आओगे तो नहीं पता चलेगा कि क्यों गलत है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, शीर्ष रैंकिंग वाला देश जो है 91.2% पर है, लेकिन वो आइसलैंड है। और ऐसा नहीं है कि ये तुक्का लग गया इस बार आ गए हैं,
14वीं बार है यहाँ पे, 14 टाइम्स, 14 टाइम यहाँ पे है कि ये यहाँ पे पहले नंबर पर बैठे हुए। आप अगर देखोगे ना तो जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ है, थोड़ा सा वहाँ की जो कंट्रीज़ है वो सारी रिपोर्ट्स में मतलब अच्छी वाली में ऊपर रहते हैं, बुरी वाले में नीचे रहते हैं। उनका जो है वहाँ पे खाना पीना, शिक्षा, समानता, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हैं अन्य नार्डिक देश जो वहाँ पे और भी हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन भी शीर्ष 5 में उच्च स्थान पर हैं, टॉप 5 में यही चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्यों गलत था हमारा, इस वर्ष के सूचकांक में भारत 129वें स्थान पर है, जो पिछले संस्करण की तुलना में थोड़ा कम है। हम पहले थोड़े अच्छे थे और हमारी स्थिति अब खराब हो गई है, जबकि वहाँ पे लिखा था कि हम पहले खराब स्थिति में थे, हम अच्छे स्थान पर हैं। इस मामूली गिरावट मुख्य रूप से शैक्षणिक प्राप्ति और राजनीतिक सशक्तिकरण में छोटी गिरावट का परिणाम है, ना कि वृद्धि का। आर्थिक भागीदारी और अवसर में थोड़ा सुधार हुआ है। आर्थिक भागीदारी और अवसर के मामले में तो सुधार हुआ है, लेकिन राजनीतिक सशक्तिकरण और शैक्षिक प्राप्ति मतलब क्या है, शिक्षा के मामले में अच्छे ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं लड़कियों को, वहाँ पे कमी, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं। साथ में आपको पता ही है राजनीति में कितनी महिलाएं देखने को मिलती है। अगर आपने कल का आर्टिकल देखा तो मैंने आपको सारा वहाँ पे 18th लोकसभा तक वहाँ पे सब लिखा हुआ था कि कौन सी लोकसभा में कितनी महिलाएं रही हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी जो हमारी 18वीं लोकसभा है वहाँ पे कितने प्रतिशत महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, कितने प्रतिशत महिलाएं वहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। बहुत कम है। मतलब एक तो होता है ना कि लोग सोचते हैं महिलाएं कमज़ोर हैं, राजनीति संभाल नहीं पाएंगी, संभालने वाले कुछ भी संभाल सकते हैं, वहाँ पे जेंडर मैटर नहीं करता है। लेकिन थोड़ा सा मेंटालिटी ऐसी है, मतलब वही चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है टाइम के साथ चेंज हो, अलग अलग मतलब हमारे पड़ोसी देश ऐसे हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, उनको मॉडर्न कपड़े पहनने को नहीं मिलते हैं, उनको ये करने को नहीं। देखो किसी भी कंट्री में महिलाओं की स्थिति का आप एक तरीके से जायजा इस बात से नहीं ले सकते हो कि वहाँ पे कपड़े कैसे पहने जा रहे हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति, कोई कंट्री ऐसी हो जहाँ पे महिलाएं बुरखे में रहती हों, लेकिन उनको शिक्षा अच्छी दी जा रही हो, उनका जो है इकोनॉमी में रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो, उनका पॉलिटी में रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो, तो क्या है कपड़ों से किसी व्यक्ति के बारे में आप आकलन नहीं लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2024 में G7 की मीटिंग हुई है, अभी आपको पता है। मेलोडी हैशटैग मेलोडी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। मेलोडी मतलब समझ रहे हैं ना, इटली और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, और वहाँ पे मतलब लोग बोल रहे हैं इन दोनों की शादी ही करा दीजिए, इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। उन्होंने खुद ही बोला है कि वेलकम करके कि हैशटैग मेलोडी, मतलब खुद ही अपने आप को प्रमोट कर रही हैं, वो मतलब फन कर रही हैं, मस्त एकदम चिल है। ठीक है, 2024 में G7 की अध्यक्षता किस देश के पास है और वह शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। बोल रहा है अभी जो G7 की समिट हुई है उसमें जो अध्यक्षता है वो किस देश के पास है। तो देखिए G7 पहले से G7 था, बीच में G8 भी हुआ था, रसिया जुड़ा, फिर इसका यूक्रेन के साथ मामला ख़राब हुआ, इस रसिया को उठा के बाहर फेंक दिया, फिर G7 हो गया। तो ऑप्शन हमारे हैं जर्मनी में हो रहा है, जापान में, इटली में या फिर यूके में हो रहा है। तो अभी जिसके बारे में हमने बात की, जहाँ मोदी जी गए हैं खुश एकदम, लोग बोल रहे हैं इतना खुश मोदी जी प्रधानमंत्री बनने पे नहीं होते हैं जितना मेलोनी जी को देख के होते हैं। उनका सेल्फी लिए जा रहे हैं, फ़ोटोज़ लिए जा रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है भाई। ठीक है, देखो लिखा है G7 नेताओं ने रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन के लिए समर्थन को दोगुना करने और चीन की राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं का सामना करने के लिए एकजुट चेहरा पेश करने के उद्देश्य से 13 जून को अपना वार्षिक शिखर सम्मेलन स्टार्ट किया है। ठीक है, इटली के पास 2024 में G7 की अध्यक्षता और वह 13 से 15 जून के बीच इटली के अपुलिया, याद रखिएगा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, वो इटली में हुआ है, लेकिन इटली के किस शहर में हुआ है ये क्वेश्चन अगर पूछेगा ना तो आधे बच्चे नहीं बता पाएंगे, गलत करके आ जाएंगे, फिर बोलेंगे पढ़े नहीं। लिखा तो है यहाँ पे, पढ़ के जाओ। शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा G7 के अध्यक्षता सदस्य देशों के बीच प्रतिवर्ष बदलती है, जाहिर सी बात है 7 लोग हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे इसमें जहाँ इंडिया को भी इनवाइट किया गया था, मतलब G7 का मतलब है बहुत अमीर कंट्री, और अमीर कंट्री में अगर इंडिया को बुलाया जाएगा मतलब हमें भी अमीर समझा जा रहा है, भले ही गरीब हैं लेकिन समझा तो अमीर जा रहा है। जैसे बोलते हैं ना, अमीर होना ज़रूरी नहीं है, अमीर दिखना ज़रूरी है, तो हम अमीर दिखते रहे कंट्री को, भले ही यहाँ पे ना हो। ठीक है, क्वेश्चन आज का हमारा है उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक। खाद्य मूल्य जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनका प्राइस जो है बढ़ रहा है, घट रहा है, किस तरीके से हमें प्रभावित कर रहा है उसके बारे में है।
पहला है CFPI को मई 2014 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको शॉर्ट में CSO बोलते हैं, द्वारा पेश किया गया था और इसकी गणना 3 श्रेणियों में ग्रामीण, शहरी, संयुक्त के लिए की जाती है। 3 कैटेगरीज में उस काउंट करते हैं, क्योंकि हर चीज़ की कीमत हर जगह पे अलग हो जाती है। मतलब ऐसा मान लीजिए कि आलू है, ठीक है, आलू जो है हो सकता है गांव में 10 रुपये किलो मिले, थोड़ा सा और शहर की तरफ बढ़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और बहुत महंगी एरिया में जाएंगे आप तो 50 रुपये हो जाएगा। मतलब आलू वही है, सब्जी आलू की एक जैसी ही बनेगी, लेकिन क्या एरिया की वजह से कीमत बढ़ जाती है। मतलब ऐसे बोलते नहीं हैं कि आपकी कीमत, मतलब आपकी वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि आप किस जगह पे हो। गलत जगह पे रहोगे तो गलत ही वैल्यू होगी। मतलब एक बहुत कीमती घड़ी है, 100 साल पुरानी है, आप उसको कबाड़े वाले के पास लेकर के जाएंगे तो आपको हो सकता है 50 रुपये दे दे, लेकिन अगर आप उसी घड़ी को लेकर के एंटीक वाले के पास जाएंगे तो वो अच्छा खासा पैसा देगा। और अगर उसके बाद किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो पुरानी चीज़ों का कलेक्ट करने में मतलब शौक है और अच्छा खासा पेमेंट करता है, तो वो आपको बहुत अच्छी कीमत देगा। मतलब चीज़ तो वही है, लेकिन जगह बदलने के साथ उसकी कीमत बदल गई है, तो यही हो गया वहाँ पे, ठीक है। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं। CFPI गणना के लिए वर्तमान में उपयोग किया जाने वाला आधार वर्ष 2010 है, जिसे जनवरी 2015 में संशोधित किया गया था, ठीक है। आपको पता है हमारा नॉर्मल CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो भी आधार वर्ष 2011-12 है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, जो यहाँ पे खाद्य मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 2010 है, और ये पहले कुछ और था। पहले क्या था इसका जवाब आप देंगे, इसको चेंज किया गया है 2015 में। तो हमारे ऑप्शंस जो हैं कौन सा सही है, केवल पहला स्टेटमेंट सही है, या फिर केवल दूसरा सही है, 1 और 2 दोनों सही है, या फिर दोनों में से कोई भी यहाँ पर सही नहीं है। तो कौन सा विकल्प हमारा होने वाला है, तो पहला वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला सही है, दूसरा हमारा गलत हो जाता है। तो सही का मतलब है कि 2014 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किया था, और अलग अलग जगहों पर 3 श्रेणियों में इसको डिवाइड भी किया जाता है। अब इसको हम देखते हैं कि ये गलत क्यों हुआ है। देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तरह CFPI की गणना भी मासिक आधार पर की जाती है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें जो है ऐसा नहीं कि साल में एक बार बदलती हैं, हर महीने हर हफ्ते बदल जाते हैं। कार्यप्रणाली CPI के समान ही रहती है। जैसा हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सेम वहाँ पे वर्किंग प्रोसेस यहाँ पे सेम होता है, ठीक है। वर्तमान में उपयोग किए जाने वाला आधार वर्ष 12 है, 2011-12 है, ठीक है। CSO ने जनवरी 2015 में CPI और CFPI के आधार वर्ष को 2010 से संशोधित करके 2012 कर दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बेस ईयर जो है इसका चेंज हो गया है। यस, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन पूछ रहा है कोल्ड लावा या लहार, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा है, यह एक ऐसी घटना है जो तब घटित होती है जब बारिश ज्वालामुखी पदार्थों जैसे राख, रेत और कंकड़ के साथ मिल जाती है। मान लीजिए यहाँ पे है ज्वालामुखी उद्गार हो रहा था, अच्छा खासा खूब लावा निकल रहा है, और उसी टाइम बारिश भी हो जाए। मतलब गर्म लावा था, और सॉरी लावा नहीं, इसको क्या बोलेंगे, लावा तो जो होता है बहकर आता है, जो राख वगैरह कंकड़ वगैरह होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे था, बारिश हो गई तो ठंडा हो गया, तो इसके साथ पानी मिल जाता, तो इसको बोलते हैं। इसकी उच्च घनत्व और घर्षण प्रक्रिया का मतलब है कि ये इमारतों, पुल, सड़कों को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे मानव जीवन और संपत्ति को गंभीर खतरा हो सकता है। यहाँ पे इसके बारे में बोल रहे हैं, कोल्ड लावा के बारे में बोला जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत नुकसान पहुँचा सकता है बहुत सारी चीज़ों को। तो बोल रहा है कि कौन सा सही है, 1 और 2 दोनों सही है। दूसरा जो है पहले कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। 1 और 2 दोनों सही है, जो व्याख्या की जा रही है वो गलत है। और क्या है, पहला सही है दूसरा गलत है। चौथा ऑप्शन है दूसरा सही है पहला गलत है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ना, बिल्कुल सही है, कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। व्याख्या भी जो की जा रही है इसके बारे में वो बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे यही लिखा है, फिलीपींस के नेग्रोस द्वीप पर माउंट कलनाओन प्राकृतिक पार्क में हाल ही में एक विस्फोट के बाद ठंडे लावा की नदियां देखी गई हैं, ठीक है। इंडोनेशिया में इसे लहर कहा जाता है। यह एक ऐसी घटना जब घटित होती है जब बारिश ज्वालामुखी पदार्थों जैसे राख, रेत, कंकड़ के साथ मिल जाती है, ठंडा होकर के वो
ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसे नियमित लावा प्रवाह की तुलना में अधिक विनाशकारी माना जाता है, घातक माना जाता है। इसकी उच्च घनत्व डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब मान लीजिए डेंसिटी कैसे ज़्यादा होती है, मिट्टी मान लीजिए, मिट्टी है, गीली गीली मिट्टी है, आप गीली मिट्टी से किसी को मारिए शायद चोट उतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, ठीक है। वही सेम मिट्टी है, ठोस करके एकदम मारिए, बिल्कुल कड़क मिट्टी है, फेंक के मारिए, उसका सर फट जाएगा। तो यही बोल रहा है यहाँ पे कि क्या होता है, जब ऐसी नॉर्मल लावा जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब लिक्विड, प्रॉपर लिक्विड नहीं लेकिन फिर भी लिक्विड होता है, या अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उतना नुकसान नहीं पहुँचाता। लेकिन जब ठंडा होकर के कठोर हो जाता है यहाँ पे, तो उसमें फिर ज़्यादा नुकसान होता है, और उससे मानव जीवन को भी नुकसान होता है और बहुत सारे खतरे भी पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। एनसीईआरटी बैच हमारा अवेलेबल है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि हमारे यहाँ पर मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है। यूपीएससी हो गया आपका, यूपीपीसीएस हो गया, और जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो हमारा जो है यहाँ पे सेंटर अवेलेबल है। नंबर तो लिखा हुआ है, आप इस पर कॉल करके जहाँ पे भी हैं आप सेंटर के बारे में पता कर सकते हो। 5 मेंस के टेस्ट, 5 जो मेंस के टेस्ट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब आइए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम 5 टेस्ट लिखिए मेंस के। और ऐसा नहीं कि लिख के चले आएंगे, आपको आंसर्स एवेल्यूएट करके दिए नहीं जाएंगे, बिल्कुल आंसर्स वगैरह चेक होंगे, कॉपी चेक होंगी, कहाँ पे आपकी गलतियां हैं, सब चीज़ें आपको मार्क करके दी जाएंगी। तो एक बार कॉल करके पता जरूर करिएगा। बाकी अगर आप हमारा नोटबुक का एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपको जो प्रीलिम्स वाले टेस्ट वगैरह होते हैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए, वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, बाकी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, आने वाले सारे वीडियो आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।